अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। प्रशंसा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोशन है और मैं चेन्नई का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी बात बताना चाहूँगा। मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन मेरे पिता एक छोटी मोटी बिजनेस में थे। उन्होंने एक छोटी सी कंपनी शुरू की थी, लेकिन बाद में वो कंपनी बड़ी होती गई, हमारे पास पैसा आता गया। इसीलिए मैं कह सकता हूँ बिल्कुल जब मैं छोटा था तब तो हमारे पास पैसे नहीं थे, सिर्फ गुजरे के ही पैसे थे। लेकिन जब मैं 10 साल का हो गया था तब हमारे पास काफी पैसे आ गए थे। मेरे ती कैसा बिजनेस कर रहे थे जो बड़ी तेजी से ग्रो हो रहा था और हमारे पास ढेर सारे पैसे आते जा रहे थे। लेकिन जब भी आप अपना बिजनेस बनाए तो किसी पर भरोसा मत करें, हर कोई आपको धोखा देना चाहता है। जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आपके पास ऐसे लोग आते हैं जो जरूर के लिए आपके पास आए हुए होते हैं। वह आपसे दोस्ती भी निभाते हैं और जिंदगी भर आपके दोस्त बनकर भी रहते हैं। लेकिन जो पैसे आने के बाद आपके दोस्त बनते हैं वो पैसों के कारण बने हुए दोस्त होते हैं। यानी जब आपके पास पैसे नहीं रहेगी वो भी आपसे दूरी बना लेंगे। वो कभी भी आपका फायदा नहीं करवाएंगे बल्कि खुद का फायदा देखेंगे। और मेरे पिता ये समझ नहीं कर रहे थे। उन्होंने इस कंपनी में कई छोटे छोटे पार्टनर बना लिए थे। उनका शहर पर सेंटेंस काफी कम हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वो मेरे पिता के सामने अच्छे बनते गए, भरोसा जिटेक गए और कंपनी में हिस्सेदारी लेते गए। जब वो सब मेरे पिता द्वारा बनाई कंपनी का बड़ा हिस्सा अपने नाम कर चुके थे तो उन्होंने मेरे पिता को उसे कंपनी से निकाल दिया। मेरे पिता ने जितने पैसे कमाए थे सारे कंपनी में लगाए हुए थे और अब इस कंपनी से मेरे पिता को निकाल दिया गया था। हमारे पास जितने पैसे थे, जितनी अमीरी थी, एक ही रात में उड़ चुकी थी। और इसके बाद जैसे मेरे पिता को सदमा ही कहते हैं कि जितनी बार जिंदगी में आप गिरते जाते हैं आपको उठाना चाहिए, लेकिन शायद मेरे पिता ने वो हिम्मत दिखाई ही नहीं। मेरे पिता को सदमा लगा था और वह अजीब अजीब बातें करने लगे और मैंने जो अमीरी अच्छी थी अब वो गरीबी में बदल चुकी थी। अब मैं खुद को मिडिल क्लास फैमिली में नहीं कह सकता बल्कि गरीब कहा करता था, क्योंकि हमारे पास जितने कपड़े बच्चे थे हम वही पहन करते। 2 साल बाद चाहे आपके पास जितने भी महंगे कपड़े हो वो पुराने हो जाते हैं, वो फेंक जाती है। और मैं अभी वही पहन रहा था, लेकिन मैं दोबारा उन बुलंदियों तक पहुंचाना चाहता था। पढ़ाई के भी पैसे नहीं थे, बड़ी मुश्किल से बढ़ कर रहा था। पिता ने एक बात मुझे सिखाई थी, बिना पढ़ाई के आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं छोटे मोटे कम करके जितने पैसे कामता उसे पढ़ाई पर जरूर लगता, भले ही एक दिन बिना खाए सोना पच जाए, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छोड़ने। यह मैंने दिमाग में ठाना हुआ था। किसी तरह से ग्रेजुएशन कर पाया। टांडली में घर में कभी कभी खाना नहीं होता, मानकर खाना खाना पड़ता। मैं कॉलेज से आकर कम किया करता, लेकिन ग्रेजुएशन होने के बाद में समझ गया था कि अब मुझे अच्छा कम करना है, अब मुझे ढेर सारे पैसे कमाने हैं, मुझे बिजनेस करना है। लेकिन बिजनेस करने के लिए आपके पास दिमाग भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। मेरे पास दोनों ही अच्छी तरह से नहीं थे। दिमाग इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैं जान नहीं कर रहा था कि बिजनेस करूं तो किसका करूं, और पैसे हम गरीबी तंगी में जी रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं सबसे पहले कोई ऐसी तरकीब ढूंढना शुरू कर दूं जिससे मैं बिजनेस कर पाऊं। मैं एक फैक्ट्री में काम करना शुरू हो गया, वहाँ की बात ही सीखना शुरू हो गया। मैं ये जान लगा कि कस्टमर को क्या चाहिए और कस्टमर को लुभाना किस तरीके से होता है। ये सारी चीज 1 साल में वहाँ पर सीख गया था। भले मेरी तनख्वाह काफी कम थी, लेकिन जो सीखा था वो बहुत कीमती था। इसके बाद मैंने ठाना क्यों ना मैं जनरल जरूर की चीजों का कोई बिजनेस करो, ऐसी चीज जो लोगों को चाहिए तो होती है लेकिन लोग अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते, जैसे होम डिलीवरी का कम, ऐसे खाने पीने की चीज जो उन्हें घर में चाहिए हो और मैं उन्हें वहाँ तक पहुँच पाऊँ। ऐसी कई कंपनी अब बन चुकी थी जो जनरल कम किया करती थी, घर में छोटी मोटे बिजली का कम, घर में प्लम्बर का कम और एक ही कंपनी के नीचे वो सारे कम हुआ करते थे। दिमाग में आइडिया तो ये गया था कि अब मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए अब मुझे पैसे भी चाहिए। अब मुझे कोई ऐसा कम करना होगा जो काफी हटके हो, उससे मैं थोड़े बहुत पैसे काम पाऊँ और इतने पैसे हो जाएं कि मैं उसे बिजनेस को छोटे स्टार पर ही स्टार्ट कर पाऊँ। नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी थी मैंने, जिसमें तनख्वाह ज्यादा, मेहनत चाहे जितनी मर्जी हो, मैं 1 साल माँ कर जी लूंगा, लेकिन काफी पैसे कमाने बाद बिजनेस में झोंक दूंगा। यहाँ कम ढूंढना कितना मुश्किल है अब समझ में आया था। तनख्वाह अच्छी मिल ही नहीं रही थी, मैं कभी भी 12,000 से ज्यादा पैसे काम ही नहीं कर रहा था और इतने पैसे घर के गुजरे में ही निकाल जाती, मैं बच्चा ही नहीं कर रहा था। 6 महीने इसी तरह अलग अलग कम बदलते रहा है और शहर में सब लोग अब मुझे जन भी लगे थे, क्योंकि हर जगह लगभग मैंने कम कर लिया था। क्या करता मैं, हर कोई मुझ में पर हंस करता। मेरे दोस्तों कहा करते तुम कम बदलती रहती हो, समय लगता है, नौकरी पर डेट रहो, धीरे धीरे 15,000 पर पहुँचोगे, 20,000 पर और फिर 25,000 रुपए पर। लेकिन मैं उन्हें कह रहा था पहुँच तो जाऊंगा, लेकिन बुध होकर वहाँ पहुँचने का फायदा क्या होगा। उसे समय महंगाई भी तो बहुत ज्यादा हो चुकी होगी, तब ये पैसे भी आज के पैसों के बराबर ही होंगे, तब के 25,000 आज के 10,000 के बराबर ही होंगे। मैं क्या करूंगा वो समझ नहीं रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग खुला चुका था। अमीर करने के लिए आपको भीड़ से हटकर कुछ करना पड़ता है और मैं भी अब अखबार में ढूंढना शुरू हो गया था। अजीबोगरीब कम, शायद उसमें से कुछ आइडिया भी मिल जाए, शायद कोई ऐसा कम कर रहा हो जो मैं भी कर पाऊँ। और बिल्कुल मुफ्त में एक इश्तेहार जो मेरे घर के बाहर गिरा हुआ था, वो पैम्फलेट मैंने आसपास के घरों में देखने की
कोशिश की कहानी नहीं दिखा, सिर्फ मेरे घर के बाहर वो पैम्फलेट गिरा हुआ था। कल रंग का पैम्फलेट जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा, उसे पर अजीब अजीब भयानक से निशान बने हुए थे और नीचे लिखा हुआ था, अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें। नीचे नंबर भी अधूरा था, यानी कि 5 नंबर ही दिए गए थे। उसे पर फोन कैसे किया जा सकता था? मुझे लगा शायद किसी ने मजाक किया होगा। वैसे भी ये पन्ना मेरे घर के आगे ही क्यों फेंका हुआ था? मैं उसे पेन को लेकर सीधा घर के अंदर गया और उसे बेड के पास रख दिया। देखने में काफी खूबसूरत सा लग रहा था। ऐसे पैम्फलेट आमतौर पर देखे जाते और मैं अजीब चीज भी इकट्ठा करना पसंद करता हूँ। उसे पेन को सीधा मैंने मोबाइल के नीचे रखा और मैं बाथरूम के लिए चला गया। उसके बाद में वापस आया और अखबार में कंगनी लगा, कहानी पर कोई कम मिल रहा। मैंने कई इश्तिहार देखे और वहाँ फोन लगे, कहानी 5000, कहानी 7000, ज्यादा पैसे कहानी मिल ही नहीं रहे थे। मैं उन्हें कह रहा था मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, मुझे ऊंची पोस्ट मिल जाए, मुझे पैसे कमाने हैं, लेकिन गलत कम किसी, आप जल्दी किसी और कम में पैसे नहीं काम सकते। और बिजनेसमैन बने का वो सपना मेरी आंखों के सामने बस सपना ही रह गया था। अंत में आप उन चीजों को भी ट्राई करते हैं जी, पर आप यकीन नहीं करते। कौन सोचेगा? उसे पैम्फलेट को हाथ में पकड़े, आंखों में आंसू लिए, मैं वह नंबर ट्राई करने की कोशिश करूंगा। 5 नंबर, आखिर कैसा फोन नंबर है? मैंने वहाँ पर फोन लगाया और सामने से आवाज वही आई जिसकी मुझे उम्मीद थी। यह नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं और मैंने उसे पैम्फलेट को एक तरफ फेंक दिया। खाता नहीं, किसने मजाक किया है? एक तो मैं पहले से दुखी हूँ और लोग अब मजाक भी करने लगे। 2 मिनट बाद एक बैक कॉल आए और यह बैक कॉल इस नंबर से आई थी। मेरे होश से उड़ गए थे। ये कैसे हो सकता है? अभी तो यह नंबर एग्जिस्ट नहीं करता था, अभी इसी से फोन आया है। मैं फोन उठाने से पहले थोड़ा सा घबराया हुआ था, फिर भी फोन तो उठाना ही था, मुझे जरूर थी। मैंने वो फोन उठाया और जैसे ही कान पर लगाया सामने से अजीब सी आवाज आ रही थी। यह एटमॉस्फेयर आवाज होती है, जैसे पीछे से चिड़ियों की चहचहाने की आवाज, पेड़ों के हिलना की आवाज, आए पत्तों की हिलना की आवाज, वह हवा जो पत्तों को छुट्टी हुई निकलते है और एक अलग सी आवाज करती है। सिर्फ यह आवाज आ रही थी। मैंने कहा हेलो कौन है, लेकिन वहाँ से कोई आवाज नहीं आई। उसके बाद एक चलने की आवाज आई, धीरे धीरे वह चलने की आवाज मोबाइल के करीब आ रही थी और करीब आकर भारी आवाज में एक आदमी बोला, ये तुम ही हो ना जो यहाँ पर कम करना चाहता है? मैंने हौकी सी आवाज में कहा हाँ हाँ, इश्तिहार तो मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे कुछ सवाल करने। इसके बाद उसने कहा सवाल मोबाइल पर नहीं कर सकते, तुम्हें मिलन होगा, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, तुम्हें एड्रेस मैसेज कर दिया जाएगा, वहाँ पर आज रात 8 बजे पहुँच जाना, तुम्हारा इंटरव्यू होगा और अगर तुम हमें पसंद आए तो नौकरी तुम्हें तभी मिल जाएगी, साथ में एडवांस भी मिल जाएगा। मैं उसको कह रहा था लेकिन सैलरी कितनी होगी? यह शब्द पूरे नहीं हुए उससे पहले ही फोन करता है। यार उसने तो सैलरी भी नहीं बताई। मैंने दोबारा फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बताया था कि मुझे तनख्वाह कितनी मिलेगी, आखिर हाथ में पैसे कितने आएंगे, तभी तो इंटरव्यू के लिए जाऊं मैं। मैसेज आया हुआ था, एड्रेस मैंने अब तक देखा नहीं था और मैंने मोबाइल खोल, वो एड्रेस हमारे से शहर के बिल्कुल बाहरी इलाके में जंगल के साथ में बना हुआ एक छोटा सा झोपड़ा था। यहाँ इंटरव्यू के लिए जाना है, ये कोई पागल तो नहीं बना रहा? इतनी दूर जाने में मेरे पैसे भी काफी खर्च हो जाएंगे और क्या मैं ये कम कर भी पाऊंगा या नहीं? मैं इन सवालों के जवाब अब यहाँ पर कर नहीं सकता था, मुझे वहाँ पर जाना ही था। मैंने सोचा चलो चलते हैं, 3 घंटे वहाँ पहुँचने में लग जाएंगे और उसके बाद उससे बात करूंगा। शहर से बाहर निकाला था मैं, बस के सहारे मुझे बाहर तक निकालना पड़ा और उसे इलाके में चलकर उसे झोपड़ी तक जाना पड़ा। 3 किलोमीटर तो चलना पड़ा था मुझे। वहाँ उसे झोपड़ी में पहुँच और बाहर बहुत सारी लाइट्स लगी हुई थी। यह शहरी इलाका सा गर रहा था, दूर दूर साफ सुथरी सब। यहाँ कई झोपड़ी बनाए गए थे जो गाँव जैसे गर रहे थे, लेकिन सड़कें, गार्डन और पेड़ इस तरह से सजावटी तौर पर लगाए गए थे जैसे यह नए शहर का कोई हिस्सा हो। मैं चला हूँ उसे झोपड़ी के पास जा रहा था और मुझे एहसास शहर जैसा हो रहा था। उन एंटीक लाइट्स को देखा हुआ, ये लंदन की बनी हुई एंटीक लाइट्स गर रही थी। पुराने जमाने में लंदन में ऐसी ही स्ट्रीट लाइट्स लगी जाती थी और अब इसे डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसे सड़क पर पत्तियां भी साफ सुथरी लगी हुई थी और उसे झोपड़ी के बाहर पहुंचने ही माँ में अजीब अजीब सवाल भी ये रहे थे। आदमी तो यह अमीर लगता है, जो भी कम ये कर रहा होगा, इसके पास पैसे तो काफी है और शायद यह मुझे माँ मांगी तनख्वाह भी दे दे। मैंने वो दरवाजा खटखटाया क्योंकि बेल में ढूंढ ही नहीं पाया। दरवाजा खटखटाना के बाद कुछ समय उसके चलने की आवाज ही आए रहे। अंदर से चलने की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, यानी वो टिका रहा था। लेकिन छोटी सी झोपड़ी में 10 मिनट तक कौन चला रहा था? इतनी दूर से कहां से आ रहा था? चलते चलते करीब आवाज आई, तब जाकर उसने दरवाजा खोल। दरवाजे को खोलने ही सामने कल सूट पहने एक आदमी खड़ा था। उसने टोपी भी कल रंग की पहने हुई थी, हर कपड़ा शरीर पर कल रंग का ही था, लेकिन उसका चेहरा चमकदार लाल से रंग का था। मैं पहले उसे देखकर घबरा भी सकता था। अगर आम आदमी उसे देख ले तो उसे लगेगा ही कोई भूत है जिसका चेहरा बिल्कुल लाल है, लेकिन मैं जानता हूँ शहर में कई बिजनेस इस तरह से चलानी पड़ते। आपके पास जब भी कोई कस्टमर
आए। आपको ऐसे सेल्समैन आगे करनी पड़ते हैं जिन्होंने मेकअप किया हुआ होता है, जिससे उसे बिजनेस की अलग से पहचान बन पाती है। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। इसके बाद मैं सीधा उसे झोपड़ी के अंदर पहुंच गया। उसे आदमी ने मुझे सामने कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और मैं उसी कुर्सी पर बैठ गया। वह दूसरी कुर्सी पर बैठा और उसने खाने पीने के लिए मुझे कुछ नहीं पूछा। मुझे काफी ज्यादा प्यास लगी हुई थी। उसने सीधा ही सवाल पूछने शुरू कर दिया, तुम कहाँ तक पढ़े हो, क्या क्या जरूर है, तुम कितनी तनख्वाह की डिमांड करते हो और तुम्हारे बैग में क्या क्या पड़ा हुआ है, क्या तुम हमारी जरूर के सारे कम कर पाओगे। मैंने भी एक एक करके सर जवाब देना शुरू कर दिया। सिर्फ तनख्वाह का जवाब नहीं दिया, बाकी सब जवाब दे दिए। उसने कहा हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जैसे छोटे मोटे सारे कमाते हो, भले ही वो प्रोफेशनल ना हो, घर में रहा जिसको घर के सारे कमाते हो। मैंने कहा हाँ मुझे सारे कमाते हैं, अगर मनपसंद तनख्वाह मिल जाए तो मैं हर कम करने को तैयार हूँ। उसने कहा टॉयलेट साफ कर सकते हो, एक पाल के लिए मैं घबरा सा गया, कर लूंगा, अगर तनख्वाह अच्छी हुई तो वह भी कर लूंगा। उसने कहा अच्छा खाना बना सकते हो, मैं थोड़ा सा और घबरा गया, हाँ खाना भी बना सकता हूँ, अगर तनख्वाह अच्छी हो तो मैं ये कम करने को भी तैयार हूँ। उसके बाद वो थोड़ा सोने लगा और खाने लगा, अगर छत का ये पंखा खराब हो जाए तो तुम इसे उतार कर जो भी रिपेयर करवानी हो वो करवा सकते हो। मैंने कहा घर में यह मैं करता ही रहा हूँ। एक एक करके वो घर में होने वाले हर कम को मुझे पूछ रहा था। अगर कोई बटन खराब हो जाए मैं ठीक करवा सकता हूँ, अगर किसी का वो गैस सिलेंडर खराब हो जाए क्या मैं उसे बदला सकता हूँ, घर में लकड़ी का समाज टूटा फूटा हूँ मैं उसे रिपेयर कर सकता हूँ, फर्श टूटा हो क्या मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। इस तरह करता जा रहा था। इसके बाद उसने प्रोफेशनल कम पूछने शुरू कर दिए। उसने कहा क्या तुम्हें प्लम्बर के सारे कम आते हैं, सारे कम मतलब कि तुम व्हाइट बोर्ड हाथ से बना सकते हो। मैंने कहा हाथ से नहीं बना सकता, मुझे वह मशीन चलानी नहीं आई, मैंने वहाँ पर कम नहीं किया। उसके बाद उसने कहा ठीक है तो क्या तुम टेलर का कम कर सकते हो, कपड़े अगर खराब हो ठीक कर सकते हो। मैंने कहा हाँ हाँ मुझे छोटी मोटी मशीन चलानी आई है। उसने कहा पूरा कपड़ा सीन आता है, अगर कोई सूट स्टिच करवाना हो, किसी आदमी का कल रंग का सूट स्टिच करवाना हो, क्या तुम पूरा सूट स्टिच कर सकते हो। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे सिलाई नहीं आए, लेकिन अगर छोटा मोटा कट पड़ा हुआ हो उसे ठीक कर सकता हूँ। ऐसे कई सवाल किया थे और मुझे अंदाज नहीं कर रहा था मुझे कम क्या मिलेगा, क्योंकि वो हर कम पूछता जा रहा था। ये तो इस तरह से सवाल कर रहा था जैसे मैं कोई लड़की हूँ और वह मुझे शादी करना चाहता हूँ। ऐसे सारे सवाल पूछ रहा था। उसने वह सारे सवाल पूछिए और उसके बाद वो शांत हो गए। वह मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखने लगा और उसने कहा अब तुम सभी सवाल पूछ सकते हो, मैं भी सारे जवाब देने को तैयार हूँ। मैं कौन सा सवाल पूछता, एक ही तो सवाल था। मैंने कहा देखिए मैं कम तो कर सकता हूँ लेकिन मुझे तनख्वाह अच्छी चाहिए, मैं ज्यादा पैसे कामना चाहता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा पैसे तो तुम्हें अच्छे मिलेंगे, माना कर नहीं पाओगे। मैंने कहा फिर भी मुझे बताए कितने पैसे मिलेंगे। उसने कहा 1.5 लाख महीने का, 1.5 लाख मिलेगा। मेरी आंखें खली की खली रह गई थी। अच्छा कि आप सच बोल रहे हैं, मजाक तो नहीं कर रहे। उसने कहा मैं मजाक कर रहा लगता हूँ, इतनी दूर तुम्हें यहाँ पर बुलाया है तो मजाक करने के लिए बुलाया है, कम करने के लिए बुलाया है और इंटरव्यू खत्म हो चुकी है। मैं मानता हूँ तुम हमारे लिए कम कर सकते हो, बस कुछ नियम है जो तुम्हें किताब पढ़ा दूंगा, उसमें 150 नियम है, हर नियम का पालनपुर करना। ध्यान रखना कोई भी नियम इतना खतरनाक नहीं है लेकिन पालनपुर तुम्हें करना होगा। मुझे उसे पर अब थोड़ा थोड़ा सा नहीं लगा था क्योंकि उसने फेस पर पेंट किया हुआ था, शायद कोई मास्क पहने, मैं उसका चेहरा पहचान नहीं कर रहा था। कहानी वो मुझे देर सर कम करवाए और भाग जाए तो मैं क्या करूँगा। वैसे भी इतनी तनख्वाह सुनकर मुझे शक तो हो ही रहा था। मैंने एक और सवाल किया, देखिए बड़ा मत मानिए लेकिन 1.5 लाख पहले मैंने कभी देखे नहीं, इतनी तनख्वाह मुझे कभी मिली नहीं, इसलिए मुझे डर रहा है। क्या सच में आपने 1.5 लाख ही कहा है और ये मुझे मिलेंगे, मैं इस पर यकीन कर पाऊंगा। उसने भी कहा हाँ मिलेंगे, संतुष्टि करवाई जाएगी, एडवांस 50% पहले मिलेगा, उसके बाद तुम कम करना शुरू हो जाओगे। मेरी आंखें खली की खली रह गई थी। 50%, क्या सच में ये कम कर पाऊंगा। उसने भी कहा था तुम्हें बस ये कम हर रात के वक्त कर रहा है, रात को कई कस्टमर घर पर ही होते हैं, दिन के वक्त वो जब पर होते, जब रात को घर पर एजेंट वो फोन करके तुम्हें बुलाएंगे, तुम्हें वहाँ पर जाना है, उनका कम करना है, जो कम तुमने कहे हैं बस तुम्हें आने चाहिए, वहाँ जाकर मुकर मत जाना। मैंने कहा नहीं नहीं इतने पैसे मिल रहे हैं मैं मुकर ही नहीं सकता, बल्कि मैं तो वो कम भी कर लूंगा जो वहाँ पर करने को होगा। वो भी खुश था और मैं भी खुश। उसने कहा कल 8 बजे यहाँ पहुँच जाना, 8 से 5 बजे का कम है और तुम्हें रात को ही ये कम करना होगा, दिन के वक्त तुम सो सकते हो। मैं सीधा घर की तरफ निकाल गया था। पिता को मैंने समझा दिया था मुझे अब इस घर से दूर कहानी रहना होगा, मुझे जहाँ कम मिला है आसपास ही कोई घर ढूंढ लूंगा। मैं अगले दिन पूरा दिन लगाकर घर ढूंढता रहा, घर मिल नहीं रहा था। इसके बाद मैंने वहीं पर फोन लगाने की कोशिश की, वो फोन तो एडजस्ट ही नहीं करता था। लेकिन बैग कल आई, मुझे क्या है कोई खास कम है। मैंने कहा मुझे रहने के लिए कोई घर चाहिए, मेल नहीं रहा, मैं इतनी दूर कैसे आ पाऊंगा। ये शाम का वक्त हो गया था और उसने कहा घर का इंतजाम हो जाएगा, तुम्हें 8 बजे बस यहाँ पर पहुँच जाना है। साथ ही में उसे
झोपड़ी के करीब पहुंच गया। वो आदमी मिला मुझे, उसने बताया कि यहाँ पर हम कॉलोनी बस रहे हैं और यहाँ बिल्कुल पीछे एक झोपड़ा बना हुआ है, तुम उसे अपना घर बना सकते हो। मैं सीधा चलकर वहाँ पर गया। बाहर से तो पुराना सा झोपड़ा रहा था, अंदर से आलीशान घर की तरह। एक बेड लगा हुआ था, एक टीवी लगा हुआ था, फ्रिज रखी हुई थी, सर समाज वहाँ पर पड़ा था। मुझे किराया भी नहीं देना था, इसकी सबसे ज्यादा खुशी थी। यहाँ से निकाल कर तो आराम से शहर में भी पहुँच सकता हूँ, किराया देने की जरूर नहीं, और 1.5 लाख सब बचेंगे ही समझेंगे। मैं खुश था और 8 बजे दोबारा उसे चौकड़ी के पास पहुंच गया। अब उसने मुझे सामने एक स्कूटी दिखाई, पुराने जमाने की लूना थी जिसे पैदल मारकर भी चलाना पड़ता है, और मुझे इस पर ही कम पर जाना था। चलो कोई बात नहीं, भले ही छोटी सी लूना चलानी पड़ रही हो, लेकिन तनख्वाह तो 1.5 लाख है, जिसकी 75,000 उसने इस रात मुझे हाथ में पड़ा दिए थे। मैं जल्दी से गया, उसे एक बैग में डाला और वहीं उसे झोपड़ी के अंदर रख दिए, लेकिन मैंने उसे छिपा कर रखा था। मुझे डर था कोई निकालना नहीं। उसने मुझे एक बैग पड़ा दिया था। जब मैंने वो बैग खोल कर देखा तो उसमें बहुत सर समाज था, पेज का प्लस कपड़े वाली वह मशीन, ऐसा सर समाज उसमें रखा हुआ था। यानी मुझे हर तरह का काम सच में करना होगा। वहाँ पर बर्तन बनाने वाली वह छोटी टिकिया भी थी। चलो कोई बात नहीं, इतनी तनख्वाह सही है, मैं कोई काम करने को तैयार हूँ, बस कस्म जो कहे मैं वो कर निकाल आऊंगा। उसके बाद उसने मुझे हाथ में एक पर्ची पड़ा दी, एक एड्रेस दे दिया। वो एड्रेस में समझ नहीं कर रहा था कि कहाँ पर है, क्योंकि शहर के उसे हिस्से में भी गया था। वहाँ आगे जान का कोई रास्ता तो है नहीं, लेकिन ड्रेस में लिखा हुआ था वहाँ कस्म का घर है। उसने मुझे एक नक्शा भी दिया, एक अजीब सा मोबाइल था उसे पर मैं बना हुआ था, और वहाँ उसे मैप में वो घर भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन गूगल मैप में वैसे घर दिखाई नहीं दे रहे थे। वहाँ तो जंगल होना चाहिए ना। कोई बात नहीं, अब इसने कम दिया है तो कम तो करना होगा ना। वो लूना उठाकर मैं सीधा उसे तरफ निकाल गया। मैंने जिंदगी में ऐसी लूना नहीं चलाई थी जिसकी रफ्तार 80 तक पहुँच जाती हो। मुझे पैदल करने की भी जरूर नहीं पड़ रही थी, बड़ी तेज भाग रही थी और यहाँ पेट्रोल भी बिल्कुल फुल मिला हुआ था। उसे लूना के सहारे सड़कों को पार करते हुए मैं ऐसी इलाके में जादू मैंने देखा ही नहीं था। ये तो जंगल वाला इलाका होना चाहिए। यहाँ पर कॉलोनी कब से बस गई, वहाँ अंदर की तरफ जाता रहा मैं और उसे एड्रेस तक पहुँच गया। ये बड़ा सा घर बना हुआ था, बाहर से कई जगह पुराने घर का इस तरह भ्रम दे रहा था और कई जगह नए घर का भ्रम दे रहा था। सामने मैंने बेल बजाने की कोशिश की, लेकिन वो बटन खराब था। उसके बाद उसे गेट पर हाथ मारा, लेकिन आवाज निकली नहीं। जमीन से पत्थर उठाया मैंने और गेट पर था करके करने लगा। भारी आवाजें निकाल रही थी और अंदर से एक आदमी बाहर की तरफ आया। उसे आदमी ने सफेद शर्ट पहनी हुई थी, सफेद पैंट पहनी हुई थी, सफेद जूते और सफेद रंग की टोपी। यह कपड़े बिल्कुल ऐसे गर रहे थे जैसे मैंने पहने थे। अब आपको बताऊं कि मुझे जो नियम बताए गए थे उसमें सबसे पहले नियम तो ये था कि मुझे खास कपड़े पहने। अगर मैंने गलती से भी वो कपड़े नहीं पहने तो मुझे कम से निकाल दिया। अगर उसके बाद मेरे साथ कुछ होता है तो कंपनी जिम्मेदार नहीं है। मुझे सफेद रंग के कपड़े पहने थे, यानी कि घड़ी भी दी गई थी तो वो सफेद रंग की, और मोबाइल भी दिया गया था सफेद रंग का। हर चीज मेरे पास सफेद ही थी, सफेद टोपी, सफेद शर्ट, सफेद पेंट और सफेद ही जूते। यहाँ तक कि लूना पर भी सफेद रंग का पेंट किया हुआ था। सामने मुझे आदमी भी सफेद रंग के कपड़े पहने मिला, लेकिन मैं सवाल नहीं करना चाहता था कि वो इस कंपनी में काम करता है या नहीं। मैं सीधा उसके सामने खड़ा हो गया और वो पर्ची दिखाकर खाने लगा। आपने फोन किया था, आपके घर में कोई कम होना चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए इशारा किया, हाँ अंदर कम है, आओ। वो आगे चल पड़ा, मैं उसके पीछे चल पड़ा। उसकी चल ही काफी अजीब थी और उसने बेल बॉटम पेंट पहने हुई थी। यकीन कीजिए जूता थोड़ा सा ही दिखे रहा था, लेकिन वो बेल बॉटम पेंट इतनी नीचे तक नजर ही नहीं रहे थे। अब वह आगे चला रहा और मैं उसके पीछे। वो घर अंदर से आलीशान था। वो मुझे एक कमरे की तरफ लेकर गया और उसने कहा, यहाँ ऊपर छत पर कुछ समाज पड़ा हुआ, मैं उसे समाज को निकाल नहीं सकता, वह समाज तुम्हें ही नीचे लेकर आना पड़ेगा। ज्यादा भारी नहीं है, मुश्किल नहीं होगी, लेकिन मैं वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। मैंने ऊपर की तरफ देखा, छत पर जाने का कोई रास्ता नहीं था, ना तो सीधी थी ना ही कुछ और, लेकिन एक रस्सी कल रंग की नीचे की तरफ लटका हुई थी। अब उसे रस्सी पर कई जगह गांठें बंधी हुई थी और उसने इशारा कर दिया, ये रस्सी तो मैं करनी होगी, इसके सारे छत पर जाना होगा। अब मैं ईरान परेशान, अब ना करूँ या ना करूँ, कम तो सब करने हैं, मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ये कम। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब उसने ये कहा है तो मुझे करना तो यही होगा ना। मैं उसे रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना लगा। आमतौर पर मैं एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन पहले काफी ज्यादा एक्सरसाइज किया करता था, इसलिए मेरे शरीर में जान थी। अब रस्सी से सीधा ऊपर पहुंच और ऊपर जो समाज पड़ा था बहुत ज्यादा पुराना था, उसमें मकड़े के जान लगे हुए थे। वो गेट के बक्से होंगे, लेकिन घुन के कारण वो गद्दा भी गला हुआ था, सिर्फ जैसे उसकी अस्थियां सी थी। हाथ लगाते ही वो माटी नीचे की तरफ गिरने लगी। सर समाज हाथ में चुका था और मैंने कहा, यहाँ पर तो गेट के बक्से हैं जो गल चुके हैं, अभी समाज को नीचे कैसे लेकर आऊं। उसने कहा, ऊपर से फेंकना शुरू कर दो।
तो मैं पकड़ता जाता हूँ। अब उसे बक्से के अंदर रखे समाज को मैं ऊपर से फेंकता जा रहा था। ये 4 बक्से थे। पहले बक्से के अंदर तो कुछ किताबें थी और मैं हैरान गेट को भून चुका था, लेकिन उन किताबें को कुछ नहीं हुआ था। बिल्कुल चमचमाती किताबें, हाथ लगाते ही उनसे मिट्टी जैसे झाड़ रही थी। ढेर सारी किताबें मैंने ऊपर से फेंक दी। अब दूसरे बक्से में पुरानी लकड़ी की चीज थी जो कलाकारी की बनी हुई थी। उनके अंदर कुछ था लेकिन ताला लगा हुआ था। उसे समाज को भी मैं नीचे फेंकता गया। उसने पड़ा एक तरफ रख दिया। तीसरी बक्से में जो था उसने मुझे दारा कर रख दिया। पहले तो मुझे लगा ये प्लास्टिक की कोई चीज है। मैंने 2-3 नीचे फेंकी और उसके बाद चौथी हड्डी हाथ में आई। ये किसी जानवर की हड्डी गर रही थी। उसे हाथ में पड़ते ही मैं डर गया। नीचे से आवाज आई, क्या हुआ, डर क्यों गए, कुछ हाथ में गया, किसी ने कैक तो नहीं लिया? मैंने कहा नहीं नहीं, लेकिन ये तो हड्डी है, इंसान ही हड्डी। उसने कहा हाँ हाँ हड्डियां ही है, लेकिन अब यह मेरी है इसलिए तुम्हें नीचे फेंक नहीं होगी, मुझे इसकी जरूर है। बहुत सालों से सब समाज ऊपर ही पड़ा है। मैं घबरा तो गया था लेकिन क्या करता। अब डरते डरते मैंने वह हड्डियां नीचे की तरफ फेंक नहीं शुरू करते। उसके बाद चौथ वक्त से मैं इंसानी खोपड़ी गए थे मेरे। एक पाल के लिए हैरान परेशान वहीं पर बैठ गया। उसके बाद मैंने कोशिश की हाथ लगाने की, लेकिन मेरे हाथ कांपते जाते। अंत में मैंने उसे खोपड़ी को उठाया और सीधा उसकी तरफ फेंक दिया। वो खोपड़ी को पकड़ नहीं पाया और वो खोपड़ी सीधा सोफे पर टकराई लेकिन बैठ गई। अगर ये खोपड़ी नीचे गिर जाती, तुम्हें पता है तुम्हारा क्या होता? कोई भी समाज तुम गिरा नहीं सकते। गलती दोबारा मत करना, मौत के घाट उतार दिए जाओगे। वीडियो बस यहीं तक। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।